अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसक्रिप्शन सीरीज में ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसका लिंक आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। देखेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे होता है। मेरी आपसे सजेशन है, इस लेक्चर की तरफ मूव करने से पहले जो फर्स्ट लेक्चर है वो देखें, उसके बाद आप इस लेक्चर की तरफ मूव करें। उस लेक्चर के अंदर, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था, जो कि फंडामेंटल रूल्स एंड ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए। उसके साथ साथ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को भी डिस्कस किया था, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, टेम्पलेट स्टैंड, नॉन टेम्पलेट स्टैंड, प्रोमोटर रीजन को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया था हम लोगों ने। वो देखें, उसके बाद इस लेक्चर की तरफ मूव करें ताकि आपको आज के लेक्चर को समझना आसान हो जाए। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग वही टर्म्स को यूज करेंगे, लेकिन मैं उनकी आपको डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। चलें फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस किस तरह से होता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज को। देखते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है उसकी नेचर क्या होती है, इसका काम करने का मेथड क्या है, इसका क्या वर्किंग पैटर्न है। आरएनए पॉलीमरेज जो कि इस पूरे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस का मेन प्लेयर होता है। आरएनए पॉलीमरेज ही वो एंजाइम है जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो होता है वो हो पाता है। In bacteria, single type of RNA polymerase catalyze the synthesis of all RNA molecules. बैक्टीरिया के अंदर जितने भी आरएनए मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो एमआरएनए हो, राइबोसोमल आरएनए हो, ट्रांसफर आरएनए हो, उन सब की जो सिंथेसिस होती है वो एक सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज से ही हो पाती है। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि यूकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलता है। जब हम लोग यूकैरियोट्स के अंदर डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन को, प्रोसेस को, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि डिफरेंट टाइप के आरएनए मॉलिक्यूल्स, आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोमल के लिए अलग आरएनए पॉलीमरेज होता है, एमआरएनए के लिए डिफरेंट होता है, जबकि ट्रांसफर आरएनए के लिए एक अलग आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ एक ही सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि मेन प्लेयर होता है, और वो सभी टाइप के आरएनए मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करवा रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट ट्रीट्स द टेम्पलेट डीएनए एज अ 3 to 5 बट सिंथेसाइज द आरएनए इन अ 5 to 3 डायरेक्शन। इस पॉइंट को हम लोग हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि आरएनए पॉलीमरेज की एक नेचर होती है, वो हमेशा हमेशा डीएनए टेम्पलेट को 3 to 5 ही रीड करता है, और उससे बनने वाला जो आरएनए होता है वो 5 to 3 डायरेक्शन में बनता है। डिटेल में डिस्कस नहीं करी क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है, आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट हैव न्यूक्लियस एक्टिविटीज सो कांट प्रूफ रीड एज डीएनए पॉलीमरेज डज। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज के अंदर डिफरेंट है। जब हम लोग ट्रांसलेशन के प्रोसेस को डिस्कस करते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो क्या करता है, वो प्रूफ रीडिंग कर सकता है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज के अंदर इस तरह की न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है, और ना ही वो क्या करता है, प्रूफ रीडर के तौर पर काम कर रहा होता है। ये डिफरेंट है आरएनए पॉलीमरेज के अंदर और डीएनए पॉलीमरेज के अंदर। डीएनए पॉलीमरेज के अंदर न्यूक्लियस एक्टिविटी भी प्रेजेंट होती है और उसके साथ साथ वो प्रूफ रीडिंग के तौर पर भी काम कर रहा होता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज के अंदर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है, अनलाइक डीएनए पॉलीमरेज, RNA polymerase does not need a primer to initiate the addition of incoming ribonucleotide. डीएनए पॉलीमरेज में क्या होता है, जब ट्रांसलेशन के प्रोसेस को डिस्कस कर रहे होते हैं वहां पर हम लोग देखते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज को ट्रांसलेशन स्टार्ट करवाने के लिए प्राइमर की जरूरत होती है, ताकि इनकमिंग चेन के अंदर, यानी कि जो ग्रोइंग चेन होती है उसके अंदर राइबोन्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के लिए उसको एक प्राइमर की जरूरत होती है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज को किसी भी टाइप के प्राइमर की जरूरत नहीं होती। ये विदाउट हेल्प, यानी कि इसको किसी टाइप की भी हेल्प की जरूरत नहीं होती, किसी टाइप की आरएनए प्राइमर की जरूरत नहीं होती। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो खुद ही से काम करता है और खुद ही क्या करता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड को ऐड करवाता है। तो ये डिफरेंट है डीएनए पॉलीमरेज के अंदर और आरएनए पॉलीमरेज के अंदर। लास्ट पॉइंट है, अनलाइक यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली अटैच टू द प्रमोटर रीजन इन द डीएनए विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एनी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर।
अब जो प्रोकैरियोट के अंदर आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है, उसकी एक नेचर होती है कि उसको प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड करने के लिए किसी भी टाइप की हेल्प की जरूरत नहीं होती, यानी कि किसी भी टाइप के जो एसेसरी प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहा जाता है, उसकी असिस्टेंस की जरूरत नहीं होती, उसकी मदद की जरूरत नहीं होती है। जबकि जब हम लोग यूकैरियोट्स के आरएनए पॉलीमरेज को डिस्कस करेंगे तो वहां पर देखेंगे यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर रीजन के साथ अटैच होने के लिए बहुत ज्यादा प्रोटीन्स की, जिन्हें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहा जाता है, उसकी जरूरत होती है। जबकि प्रोकैरियोट का जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो डायरेक्टली जाके बाइंड कर जाता है, उसे बहुत ज्यादा प्रोटीन्स की जरूरत नहीं होती है। तो ये डिफरेंट है यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज और प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के दरमियान। अब बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज के मेजर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एक लार्ज मॉलिक्यूल है जो 5 सब यूनिट्स से मिलकर बना होता है। 5 छोटे छोटे टुकड़े मिलकर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। 2 अल्फा के सब यूनिट, एक बीटा डैश या जिसे बीटा प्राइम सब यूनिट भी कहा जाता है, और एक छोटा सा स्मॉल ओमेगा सब यूनिट होता है। ये सब जब एक साथ मिलते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है जिसे कहा जाता है कोर एंजाइम। जब ये सारे के 5 ये टुकड़े हैं, 2 अल्फा के यूनिट, बीटा डैश और ओमेगा, जब ये आपस में जुड़ेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, तो एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी जिसे कहा जाता है कोर एंजाइम। अब ये जो कोर एंजाइम है, इसके अंदर जो सब यूनिट है, इन सब यूनिट्स के एक अपना अपना अलग अलग फंक्शन है। जैसे कि जो अल्फा के यूनिट है, अल्फा सब यूनिट है, ये 3rd लार्जेस्ट सब यूनिट है और ये एक मेजर रोल प्ले करता है कोर एंजाइम की असेंबली और प्रमोटर रिकॉग्निशन के अंदर। उसके बाद आ जाता है बीटा, ये 2nd लार्जेस्ट सब यूनिट है और ये आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिव साइट की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। फिर आ जाता है बीटा डैश, या जिसे बीटा प्राइम सब यूनिट भी कहा जाता है। ये सबसे बड़ा सब यूनिट है और आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिव साइट, उसकी कैटालिटिक सेंटर की फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा जो मेजर रोल प्ले कर रहा होता है वो बीटा डैश ही करता है। उसके बाद आ जाता है ओमेगा। ओमेगा सबसे छोटा सब यूनिट होता है जो कि क्या करता है, बाइंड करता है बीटा डैश के साथ और एक अल्फा के सब यूनिट के साथ, इन्हें स्टेबलाइज करता है। उसके साथ साथ ये फैसिलिटेट करता है आरएनए पॉलीमरेज की असेंबली में। कोर एंजाइम के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इसको ये तो पता है मैंने काम क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन करनी है, कैसे करना है ये भी इसको मालूम है, बट इसको ये नहीं पता कि मैंने काम शुरू कहाँ से करना है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट कहाँ से करना है ये इसको नहीं पता। ये डीएनए के साथ, डीएनए टेम्पलेट के साथ नॉन स्पेसिफिकली बाइंड करता है। नॉन स्पेसिफिकली का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये डीएनए पर कहीं पर भी जाके बाइंड कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं होता कि ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो किसी भी एक्स वाई पॉइंट से स्टार्ट हो जाए। ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन एक स्पेसिफिक पॉइंट से शुरू होती है जो कि प्रमोटर के डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट होते हैं। तो इसको ये सब बताने के लिए कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कहाँ से इसने ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करना है, इसको एक हेल्पर की जरूरत होती है। वो हेल्पर कौन होता है, वो होता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर इसको ये बताता है कि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करना है, ये इनिशिएशन पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से तुमने आगे क्या करना है, काम को स्टार्ट करना है। तो जैसे ही कोर एंजाइम के साथ आके सिग्मा फैक्टर बाइंड करता है, तो जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको उसका एक स्पेशल नाम मिल जाता है। वो स्पेशल नाम होता है होलो एंजाइम। विदाउट सिग्मा फैक्टर जितने भी सब यूनिट हैं, 5 सब यूनिट हैं, वो कहलाएंगे कोर एंजाइम। लेकिन उन 5 सब यूनिट को जो कि कोर एंजाइम कहलाते हैं, उनके साथ आके सिग्मा फैक्टर जो है वो बाइंड कर जाता है, तो वो कहलाता है होलो एंजाइम। यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, होलो एंजाइम कौन सा है, कोर एंजाइम कौन सा है। तो याद रखिएगा, जब तक सिग्मा फैक्टर जो है वो कोर एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करेगा तो वो कहलाएगा कोर एंजाइम, और जैसे ही कोर एंजाइम के साथ आके सिग्मा फैक्टर बाइंड हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज कहलाएगा होलो एंजाइम। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करते हैं सिग्मा फैक्टर से रिलेटेड। सबसे पहले इसका पॉइंट है, सिग्मा फैक्टर इज लूजली अटैच टू द कोर एंजाइम। सिग्मा फैक्टर जो है वो लूजली अटैच होता है कोर एंजाइम के साथ। इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। सेकेंड पॉइंट है, इट रिकॉग्नाइज प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन साइट।
जिसे पॉजिटिव 1 कहा जाता है, डायरेक्ट्स द कोर एंजाइम टू बाइंड टू द प्रमोटर रीजन। अब जो सिग्मा फैक्टर है वही रिकॉग्नाइज करता है प्रमोटर रीजन को, उसके साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन साइट जिसे पॉजिटिव 1 कहा जाता है, उसके अलावा ये क्या करता है, जैसे ये रिकॉग्नाइज कर लेगा प्रमोटर रीजन को, ट्रांसक्रिप्शन साइट को, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, यानी कि कमांड देगा कोर एंजाइम को कि अब कोर एंजाइम तुम क्या करो, प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड कर जाओ, ताकि ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है, इट एड्स इन करेक्टली बाइंडिंग द आरएनए पॉलीमरेज टू द प्रमोटर सीक्वेंस ऑफ डीएनए। यही क्या करता है, ये इस चीज को मेक श्योर करता है कि आरएनए पॉलीमरेज की डीएनए के ऊपर जो प्रमोटर सीक्वेंस प्रेजेंट है उसके साथ करेक्टली बाइंडिंग हो सके आरएनए पॉलीमरेज की। अब ये ऐसा ना हो कि आरएनए पॉलीमरेज है वो कहीं पर भी जाके बाइंड हो जाए, वहीं से ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या करता है, ये इस चीज को मेक श्योर करता है सिग्मा फैक्टर कि करेक्ट बाइंडिंग हो आरएनए पॉलीमरेज की डीएनए टेम्पलेट के ऊपर प्रमोटर सीक्वेंस के साथ। लास्ट पॉइंट है, इट असेंबल्स ड्यूरिंग द जीन ट्रांसक्रिप्शन। जैसे जीन ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ये सिग्मा फैक्टर जो है वो कोर एंजाइम के साथ आके बाइंड कर जाता है और ये डिसअसेंबल हो जाता है या फिर डिटैच हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज से। जैसे ही वो आरएनए पॉलीमरेज के प्रमोटर रीजन को लीव करके आगे की तरफ मूव करता है, यानी कि इलोंगेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है और ट्रांसक्रिप्शन के जो इनिशिएशन फेस होता है वो एंड हो जाता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, क्या होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और लास्ट वन होता है टर्मिनेशन। तो जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन का जो इनिशिएशन फेस होता है उसके स्टार्ट में जीन की ट्रांसक्रिप्शन जैसे ही स्टार्ट होती है, ये जो सिग्मा फैक्टर है ये आके कोर एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है, लेकिन जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करेगा, प्रमोटर रीजन को लीव करके, यानी कि प्रमोटर रीजन को छोड़ के आगे की तरफ मूव करता है, तो वो होता है इनिशिएशन फेज का एंड पॉइंट, और वहां से आगे इलोंगेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जब इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगी। आपने अभी बस ये पॉइंट याद रखना है कि जीन ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्ट में ये असेंबल हो जाता है, जुड़ जाता है कोर एंजाइम के साथ, और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर रीजन को लीव करता है, यानी कि छोड़ता है, तो ये क्या हो जाता है, ये डिटैच हो जाता है। ये इसी वजह से कहा जाता है, जो फर्स्ट पॉइंट है ये लूजली अटैच होता है, इसकी जो बाइंडिंग होती है कोर एंजाइम के साथ वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग नहीं होती है, ताकि उसने क्या होना होता है, इससे डिटैच ही होना होता है। अब डिस्कस करते हैं बैक्टीरियल प्रमोटर रीजन को। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हैव टू कंसेंट सीक्वेंस -10 एंड -35 इन द प्रमोटर रीजन। ज्यादातर बैक्टीरिया के अंदर, उनके प्रमोटर रीजन के अंदर 2 कंसेंट सीक्वेंस हमें देखने को मिलते हैं। एक -10 सीक्वेंस होता है और एक होता है -35 सीक्वेंस। यहाँ पर मैं टर्म यूज कर रही हूँ मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया का मतलब ये है कि ज्यादातर बैक्टीरिया के अंदर हमें इस तरह के 2 सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। सभी टाइप के बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, आपने याद रखना है, ज्यादातर बैक्टीरिया, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया के अंदर ये 2 कंसेंट सीक्वेंस देखने को मिलते हैं उनके प्रमोटर रीजन के अंदर। एक होता है -10 सीक्वेंस, या जिसको प्रिब्नो बॉक्स भी कहा जाता है और इसको टाटा बॉक्स भी कहा जाता है। ये जो प्रिब्नो बॉक्स या टाटा बॉक्स होता है ये 6 न्यूक्लियोटाइड बेस पर कंसिस्ट कर रहा होता है, यानी कि ये जो सीक्वेंस होता है इसके अंदर 6 न्यूक्लियोटाइड बेसिस प्रेजेंट होती है, और ये 80 रिच रीजन होता है। 80 रिच रीजन क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर थायामीन और जो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती हैं वही प्रेजेंट होती है, और ये 6 न्यूक्लियोटाइड बेसिस के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसको प्रिब्नो बॉक्स भी कहा जाता है, इसको टाटा बॉक्स भी कहा जाता है। ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट जिसे +1 कहा जाता है, उसके 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है। 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है। आपने अगर लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि अपस्ट्रीम क्या होता है, ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन साइट्स के 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है -10 सीक्वेंस। प्रिब्नो बॉक्स भी इसको कहा जाता है और इसको टाटा बॉक्स भी कहा जाता है। दूसरा सीक्वेंस होता है -35 सीक्वेंस। -35 सीक्वेंस भी जो होता है वो 6 न्यूक्लियोटाइड बेसिस के ऊपर प्रेजेंट होता है। -35 सीक्वेंस के अंदर भी जो होती हैं 6 न्यूक्लियोटाइड की बेसिस प्रेजेंट होती हैं, और ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड से +1 साइड से -35 अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है। प्रमोटर रीजन के अंदर जो -10 सीक्वेंस है वो ट्रांसक्रिप्शन साइट से -10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर अपस्ट्रीम प्रेजेंट होगा, और जो -35 है वो
पॉजिटिव 1 साइड से -35 अपस्ट्रीम प्रेजेंट होगा और ये जो दो सीक्वेंस होते हैं ज्यादातर हमें बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलते हैं। और जैसे ही ये जो दो सीक्वेंस हैं ये आरएनए पॉलीमरेज को दिखते हैं, वो यहाँ से पीछे से मूव करते हुए आ रहा है, उसको यहाँ से नजर आ गया कि अच्छा ये वाला खास तरह का सीक्वेंस प्रेजेंट है -35 अपस्ट्रीम पर, यानी कि TTGACA प्रेजेंट है। इसको यहाँ से लग जाता है अच्छा अब यहाँ से मैंने क्या करना है, काम स्टार्ट कर देना है, यानी कि एक खास तरह का सीक्वेंस प्रेजेंट है। वो फिर थोड़ा सा आगे मूव करेगा तो उसको टाटा बॉक्स नजर आ जाएगा जो कि 80 रीज है। फिर उसको कंफर्म हो जाएगा अच्छा भी यहाँ से आगे एक जीन है जिसको मैंने ट्रांसक्राइब करना है, तो वो क्या करता है अपने आप को असेंबल करने लग जाता है, यानी कि खुद को प्रिपेयर करता है, खुद को रेडी करता है कि यहाँ से मैंने आगे क्या करना है, काम स्टार्ट कर देना है। तो यही रीजन होते हैं, इसी वजह से एक आरएनए पॉलीमरेज को पता चल जाता है कि ये किसी भी जीन का एक प्रमोटर रीजन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये दो खास तरह के सीक्वेंस प्रेजेंट है। कौन से सीक्वेंस प्रेजेंट है? एक -10 है और एक क्या है, प्रिब्नो बॉक्स, टाटा बॉक्स या फिर -10 रीजन है। इसी वजह से इसको पता चल जाता है आरएनए पॉलीमरेज को ये कि खास टाइप का रीजन है, ये प्रमोटर रीजन है, यहाँ से मैंने आगे अपना काम स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस को डिस्कस करते हैं। वो स्पेशल केस ये है कि बैक्टीरिया के कुछ स्पीशीज के अंदर, कुछ बैक्टीरिया के प्रमोटर रीजन के अंदर एक एडिशनल न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है यूपीई, अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। ये जो यूपीई है या जिसे यूपी एलिमेंट भी कहा जाता है, ये 80 रिच रीजन होता है। ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट जिसे +1 से डिनोट करते हैं उससे -60 टू -40 अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है। और वो बैक्टीरिया जिनके प्रमोटर के अंदर ये स्पेशल न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, उस टाइप के जो प्रमोटर होते हैं उनके लिए एक टर्म यूज होती है, इन्हें कहा जाता है स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियल प्रमोटर। स्ट्रॉन्ग इसलिए इन्हें कहा जा रहा है क्योंकि इनके अंदर एक एडिशनल न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट है। और इस टाइप का जो एडिशनल न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है ये ज्यादातर हमें राइबोसोमल आरएनए जीन्स के प्रमोटर के अंदर देखने को मिलता है। ये क्या करता है, ये एक खास तरह की एडिशनल इंट्रैक्शन साइट प्रोवाइड करता है आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर रीजन के साथ बाइंडिंग के लिए एडिशनल इंट्रैक्शन साइट प्रोवाइड करता है। अब कुछ और रेयर केसेस को डिस्कस करते हैं जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलते हैं, ज्यादातर बैक्टीरिया के अंदर ये केस नहीं प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इकोलाई गॉल जीन्स प्रमोटर। इकोलाई के अंदर ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म जीन्स का जो प्रमोटर होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर -35 सीक्वेंस जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, वो एब्सेंट होता है। -35 सीक्वेंस जो होता है वो एब्सेंट होता है। अब जब -35 सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं है तो उसकी जगह पर क्या होता है, एक एडिशनल न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है एक्सटेंडेड -10। अब ये जो एक्सटेंडेड -10 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ये प्रिब्नो बॉक्स और टाटा बॉक्स के अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। इकोलाई के अंदर ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के जो जीन्स का प्रमोटर होता है उसके अंदर -35 सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं होता। -35 सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं होता, उसकी जगह पर एक एडिशनल -10 न्यूक्लियोटाइड बेस का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है और वो जो जिसे कहा जाता है एक्सटेंडेड -10। इसे एक्सटेंडेड -10 क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो प्रिब्नो बॉक्स टाटा बॉक्स जिसे -10 सीक्वेंस कहा जाता है उसके अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा केस ये है। अब कुछ और केसेस को डिस्कस करते हैं। अब दूसरा केस ये है कि कुछ ऐसी जीन्स देखने को मिली हैं बैक्टीरिया के अंदर जिनके अंदर -35 का सीक्वेंस भी प्रेजेंट होता है और -10 का सीक्वेंस भी प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ क्या होता है, -10 के जो डाउन स्ट्रीम होता है, ठीक है, -10 के डाउन स्ट्रीम एक हमें और न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस देखने को मिलता है जिसे कहा जाता है डिस्क्रिमिनेटर। ये एक स्पेशल टाइप का एडिशनल न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जिसे डिस्क्रिमिनेटर कहा जाता है। ये भी हमें कुछ बैक्टीरिया की जीन्स के अंदर देखने को मिलता है, उनके प्रमोटर रीजन के अंदर।